पहले साइकोलॉजिकल डेथ होती है, फिर फिजिकल डेथ होती है। तो फिजिकल डेथ के पहले साइकोलॉजिकली हम दिमाग से खत्म होते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारा शरीर खत्म होना शुरू होता है। हर एक मोड़ पे हमें लोगों की जरूरत है, लोगों के प्यार की जरूरत है, लोगों से बातचीत की जरूरत है। तो ये इंसान की जरूरत है। दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। Hey guys, welcome again to yet another episode of दिल से दिल तक टॉक्स। आज हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर रुजीना राणा, who is a TEDx speaker. She is a clinical psychologist. ना सिर्फ ये एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि दिल का इलाज करती हैं और दिमाग की और हमारे दिल और दिमाग की बातें सुनती हैं, ये एक ब्यूटी पेजेंट भी है दोस्तों। अर्थ इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेड इंडिया इन फिलीपींस इन द मिसेस अर्थ पेजेंट। शी वेयर्स सो मेनी हैट में एक पेरेंटिंग कोच हैं मैम, बहुत सारी वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हैं मैम, स्टूडेंट्स के साथ काम करती हैं। ओ माय गॉड, आई एम टोटली and totally inspired by her total aura and personality. Welcome to the talk show, ma'am. थैंक यू पूनम, थैंक यू फॉर दैट लैविश elaborate introduction. Thank you. गहरा सदमे के बाद में भी खुद को उठा पाते हैं और वो शख्सियत है डॉक्टर रोजीना आपके सामने। ये चेहरे के पीछे जो एक दर्द इनको ईश्वर ने दिया, यूनिवर्स ने दिया, जाने क्यों, दैट शी लॉस्ट हर 21-year-old डॉटर इन अ एक्सीडेंट। एंड उसके बाद जिस तरह मैम आपने खुद को संभाला और जो जर्नी रही आपकी लाइफ की, सवाल यही हमारे ऑडियंस के लिए कि जो लोग इस तरह के दर्द से गुजरते हैं वो क्या करें, किसका सहारा लें। अह, पूनम मैम, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि जो दर्द है ये वाला, ये बहुत मुश्किल है। ये कोई प्रेडिक्ट नहीं करता है, कोई सोचता नहीं है कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। ठीक। सो एक दिन एक फोन कॉल आता है, पता चलता है कि मेरी 21 साल की बेटी का एक्सीडेंट हो गया। एक कार वाले ने उसको डैश किया और फिर ब्रेन हैमरेज हो गया और उससे बचा नहीं पाए। वो शॉक में भी मैंने उसके ऑर्गन्स डोनेट किए, क्योंकि मैंने सोचा कि किसी न किसी को हेल्प हो जाएगा। नाउ उस वक्त तो मैं एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि कितना बड़ा दर्द है ये, वो डेवलप होते गया मेरे ऊपर। एंड मैं डिप्रेशन में चली गई, और मुझे खुद को नहीं समझ में आया कि कब डिप्रेशन ने मुझे घेर लिया। जबकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक सॉफ्ट स्किल स्पीकर थी तभी भी। कॉलेज में एवरी डे मैं 300-400 बच्चों से बात करती थी। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी फॉर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। नाउ ये होने के बाद में मैं दिन महीने हफ्ते चले जाते थे, मैं बस बैठी हूँ सोच रही हूँ। कॉलेज भी जाती थी, बहुत ज्यादा सेशंस नहीं ले पाती थी क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी। रात को मैं गाड़ी लेकर निकल जाती थी और बहुत ज्यादा रोती थी कार में, लाउड म्यूजिक के साथ में। लॉन्ग ड्राइव पे खुद ही ड्राइव करती थी। तो ये सिचुएशन थी। मुझे समझ नहीं रहा था कि मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। तो कभी माँ बाप को हम खोते हैं, कभी कोई भी लाउड वन को हम खोते हैं, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और बच्चों को खोना, ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कभी होगा लाइफ में। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम था। तो ऑलमोस्ट लाइक 1.5 साल तो मैं इसी में थी, डिप्रेशन में। एपिसोडिक था, ऐसे नहीं कि पूरा टाइम था, एपिसोडिक था। पहले 6 महीने तो टोटली थी, फिर एपिसोडिक था। और लेकिन मैं हमारी कम्युनिटी में काफी काम करती थी, और वो पीरियड में मैं अपॉइंट हुई एज ए प्रेसिडेंट। हमारी कम्युनिटी में ही प्रेसिडेंट बन गई मैं, जहाँ पर जोनल प्रेसिडेंट थी। तो मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता था। तो ये जो काम काम में मैं लग गई, लोगों की भलाई में लग गई, और ट्रेनिंग जो मेरा मोटिवेशनल टॉक भी था जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने था। तो ये जब करते करते ना, मैं खुद ही, और मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं, तो मैंने खुद को सेल्फ हीलिंग किया। बहुत सारा सेल्फ हीलिंग के बाद में आई कुड कम आउट ऑफ इट। और बहुत सारा लोगों की जिंदगी में बदलाव जब मैं लाती थी, तो मैं खुद में एक बदलाव पाती थी। तो इस तरह से मुझे ऑलमोस्ट 1.5-2 साल लग गए कि एक नॉर्मल लाइफ में जी पाई। उसके बाद में जब और 2-3 साल के बाद में मेरा मेनोपॉजल स्टेज भी था वो। मेरी एज ऑल 50-52 वगैरह थी। और फिर मैंने सोचा कि खुद का मैं टेक केयर कैसे करूं, क्योंकि मैं बहुत वेट गेन हो गया था मेरा।
तो फिर मैंने जब ब्यूटी पेजेंट्स की एड देखी तो मुझे लगा ओके इसमें जाना चाहिए, ये सेल्फ केयर का सबसे बेस्ट तरीका है। तो मैं कूद पड़ी। मैं 52 53 में मैंने ट्रेनिंग्स ली, 54 में मैंने क्राउन्स लिए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल क्राउन मैंने जीता है। तो सारा चीज जीरो से मैंने सीखा कि कैसे मेकअप, एवरीथिंग एवरीथिंग। और लेकिन मुझे बहुत मजा आया है जर्नी में, और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और ये कॉन्फिडेंस तो हमेशा ही मेरे में था, लेकिन एक अलग दुनिया है वो। तो एज ए विमेन मैं ये भी बोलूंगी कि हमने वो एक्सपीरियंस भी करना चाहिए कोई भी चीज। और 50 के प्लस स्पेशली मैं ये मैसेज दूंगी कि लाइफ डजंट एंड। 50 साल के बाद विमेन को लगता है कि बस मेरी लाइफ में बहुत कुछ नहीं बचा, बच्चे चले गए। सो यू स्टार्ट रीस्टार्ट, कोई भी हॉबी है उससे आप शुरू करो, और आप बहुत आप खुद को सरप्राइज करोगे, खुद को ही सरप्राइज करोगे आप चीजें करके। वाओ वाओ वाओ, कमेंडेबल। बहुत ही बहुत ही खूबसूरती से आपने कहा डॉक्टर जीना। एंड पढ़ते तो हैं ट्रॉमा इन्फॉर्म केयर के बारे में, ट्रॉमा हीलिंग के बारे में, पर एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, क्योंकि हम दोनों ही कहीं ना कहीं साइकोथेरेपी साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, क्या जो हम पढ़ाई करते हैं ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड हीलिंग के बारे में, आ, वो सब स्ट्रैटेजीज ने और टेक्निक्स ने भी कहीं ना कहीं कुछ मदद की आपको? डिड यू यूज द टेक्निक्स टू हील योरसेल्फ फ्रॉम दिस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वुंड? देखो, पढ़ाई का एक अपना लिमिटेशन होता है। कोई भी पढ़ाई, आप कोई भी डिग्री ले लो, और जो हम पढ़ते हैं कॉलेज में और जो प्रैक्टिकल फील्ड में करते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। अगर ट्रॉमा की मैं बात करूं, तो वो खुद में इच्छा होनी चाहिए कि आई वांट टू गेट आउट ऑफ इट। तो आई सी माई सेल्फ एज अ वॉरियर। मेरा रेजिलियंस बहुत ज्यादा है। और ये इंसिडेंट्स के बाद में तो इतना ज्यादा हो गया कि नो मैटर व्हाट कम्स मेरी लाइफ में, अगर कुछ भी होता है मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि इससे बुरा क्या ही हो जाएगा मेरी लाइफ में, राइट? तो जितनी भी तकलीफें आती है, हर तकलीफ से हम जब निकलते हैं तो हम स्ट्रॉन्गर निकलते हैं। तो लोग कहते हैं कि मुझे ये परेशानी, वो परेशानी है, बट अंडरस्टैंड कि वो परेशानी आपने जो भी सीखा है वो गलतियों से सीखा है, या डिफिकल्ट टाइम से ने आपको स्ट्रांग बनाया है। तो मैं कहूंगी कि हम डरे ना मुसीबतों से। तो मुझे भी ये तो हो गया मेरी लाइफ में, और मैं उसमें से निकल पाई। और जब मुसीबत आती है, जब आप गिरते हो परेशानी में, तो उसमें रहने की बजाय उससे बाहर निकलो। कैसे बाहर निकल सकते हैं? दीपक चोपड़ा, उनकी बहुत अच्छी बुक है, उसमें कहते हैं, he's also a spiritual guru, Deepak Chopra, and he says that पहले साइकोलॉजिकल डेथ होती है, फिर फिजिकल डेथ होती है। तो फिजिकल डेथ के पहले साइकोलॉजिकली हम दिमाग से खत्म होते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारा शरीर खत्म होना शुरू होता है। तो लोगों को जब परेशानी होती है, उससे बाहर कैसे हम फटाफट निकले, रेजिलियंस कैसे हम लाए खुद में, वो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, रेजिलियंस और खुद की विल पावर, जैसे कि डॉक्टर रोजीना कह रही हैं, किताबी बातें नहीं हो रही हैं मेरे प्यारे दोस्तों और लिसनर जो आप सुन रहे हैं। कभी कभी जैसा कि लोगों को लगता है कि मैडम ये तो किताबी है, आप गुजर के देखिए जिंदगी। लाइफ इज हैपनिंग टू ऑल ऑफ अस, चाहे हम साइकोलॉजिस्ट हैं, चाहे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, चाहे सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हैं। तो बहुत सारी बातें जो हम आपसे कहते हैं वो हमने एक्सपीरियंस भी की होती है। वो अलग बात है कि कई बार अपने पूरे के पूरे घाव खोल के नहीं दिखाए जाते। और ये बात डॉक्टर रोजीना ने बिल्कुल सही कही है कि साइकोलॉजिकली अपने आप को डेड मत समझिए। ट्राई एंड फाइंड अ सोल्यूशन इन योर लाइफ, क्योंकि अगर लाइफ इज देयर तो फिर कुदरत ने और ईश्वर ने कुछ ना कुछ आपके लिए बड़ा सोच के रखा है। इजंट इट मैम? जैसे डॉक्टर करेक्ट। रोजीना जो कि 50 के बाद यू you नो ये अपना हुनर निकाला उन्होंने कि वाओ, शी इज शी पार्टिसिपेटेड इन अ ब्यूटी पेजेंट, शी stood she got third position, she was elect right ma'am, she was elected as Mrs. Earth, represented India in Philippines, I believe. यस, uh, यस। in Philippines, she represented India and she is working tirelessly. एंड अगेन आज भी उनका ये था कि मुझे इसके बारे में बात करनी है, एंड शी एग्रीड to come on this podcast and share her very personal journey with all of you. बहुत सारे misconceptions हैं मैम. Have you also encountered some common misconceptions
about mental health during your journey as a trainer, as a coach? मेंटल हेल्थ को मैं कहूंगी मेडिकल कंडीशन न समझ के ऐसा समझा जाता है कि ये एक पर्सनल वीकनेस है। अगर किसी को डिप्रेशन है तो मतलब उसमें कोई कमी है, ऐसे माना जाता है। जैसे अगर बुखार है सिंपल, तो हम दवाई लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे, हमें शर्म नहीं आती है कहने में कि मुझे बुखार है, राइट, आई Right. हैव अ फीवर या थ्रोट इन्फेक्शन। लेकिन जहां डिप्रेशन की बात होती है, हमें ऐसा लगता है कि ये तो कमजोरी है कोई टाइप की, राइट, मेरी पर्सनल वीकनेस है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि मेंटल हेल्थ होना एक बुरी चीज है। सेकंड, बहुत बार जब मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ, टीनेजर्स को अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज है, जैसे हाइपर एक्टिव है, या बच्चों को भी, छोटे बच्चों को, उनको लगता है ना ये तो ग्रोइंग अप है, इसमें होता है। टीनेज अगर बहुत ज्यादा रेबेल करते हैं तो ये तो ग्रोइंग अप है। पर समटाइम्स कभी कभी अंडरलाइंग मेंटल इश्यूज होते हैं, तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला कि डिनायल जो रहता है, तो बहुत बार डिनायल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन देखने मिलता है कि नहीं, हमारा बच्चा तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ऑफ कोर्स हम आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, और सभी बच्चों को उतना ही ब्लॉसम करने का हक है। बट कुछ पैरामीटर्स हैं, राइट, जैसे आपने एडीएचडी और एडीए या स्लो लर्नर्स या लर्निंग डिसेबिलिटी तरह के, इस तरह की कंडीशंस हैं दोस्तों। और बेटर रहेगा मैम, अगर इस तरह कोई भी पेरेंट अगर ये कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है कि मेरा बच्चा ना कुछ अलग कर रहा है, तो फिर कहाँ वो जाए? व्हाट डू यू रिकमेंड? या सो आपने सही कहा, लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा मात्रा में देखी जाती है। और जो अच्छी बड़ी स्कूल्स होती है वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं, टीचर्स का ओरिएंटेशन होता है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। और अगर आप के बच्चे जो भी स्कूल में है वहां अगर काउंसिल नहीं है, तो आपको खुद को देखना है कि भाई राइटिंग में पी और 9 को अगर कंफ्यूज करते हैं, 6 और 9 को कंफ्यूज करते हैं, तो थैंकफुली तारे जमीन पर आई और हमें कुछ समझ में आया उससे। सो थैंक्स टू आमिर खान। और ऑटिज्म, ये सब चीजों पे अभी मूवीज बनती है, तो एक मास लेवल पर एक अवेयरनेस आती है जब एक्टर्स ये करते हैं और हम मूवी देखते हैं तो हमें समझ में आता है। लेकिन अगर हमारा बच्चा ऐसा कंडीशन में है तो उसको डिनायल में न जाते हुए उसका डायग्नोसिस करा ले, कोई भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर आप टेस्ट करा सकते हैं। और सिंपल टेस्ट इज नॉट इंजेक्शन वाला टेस्ट, इट इज सिंपल लाइक राइटिंग टेस्ट होता है, जहां पर आपको समझ में आएगा अगर आपको कोई भी बिहेवियर जो नॉर्मल से हट के दिख रहा है, कि आप देख रहे हुए क्लास में सारे बच्चे एक लेवल पे है, आपका बच्चा थोड़ा डिफरेंट है, और वो एक 6 महीने के ऊपर भी हो जाता है ऐसा कि ऐसा है, कंटिन्यूड है, तब उसे दिखाना जरूरी है। और लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसमें ये सारी चीजों का प्रॉपर सिस्टमैटिक मेथड है, ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट कम है, ऐसा नहीं है कि वो स्लो लर्नर है, मंद बुद्धि है, नहीं। थोड़ा सा यहाँ वहाँ जो फर्क है उसके लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग करके वो उसको हेल्प कर सकते हैं, टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, या सभी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो मेंटल नहीं है करेक्ट। और दोस्तों, अब तो हम आपको बता रहे हैं डे इन एंड डे आउट, टायरलेसली हम बता रहे हैं आपको, अलग अलग गेस्ट आपको बता रहे हैं कि अपने आप को रियली मेंटल होने से बचाइए और एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाइए। बहुत बार ये मिसकंसेप्शन है कि भाई हमें बता क्यों दिया, हमारे बच्चे को बोल दिया अपने काउंसलर के पास जाने के लिए, तो हमारा बच्चा क्या, फिर वही बात कि कुछ ऐसा है क्या उसको, या मुझे क्यों बोल दिया, आप काउंसलिंग देने के लिए बोल रहे हैं। लोग बड़ा ऑफेंड हो जाते हैं। भाई हमको तो मतलब एकदम ऐसे शॉकिंग सा लगता है कि जाके काउंसलिंग ले लो, स्टिल थेरेपी ले लो, जबकि इतने सारे बॉलीवुड एक्टर्स भी सामने आकर बोल रहे हैं कि हमने थेरेपी ली है, वी वर इनटू डिप्रेशन, हमें एंजाइटी था, हमें वेरियस कंडीशंस के अंदर हम ले रहे हैं। दीपिका पादुकोण सामने आके बता रही हैं सबको। आपने बोला यू आर अ सेलिब्रिटी योरसेल्फ, दैट एक इंसिडेंट था लाइफ में। तो आम जनता को अब आप प्लीज कुछ ऐसा उन्हें बताइए कि ये हम जो इतने सारे ये साइकोलॉजिस्ट हैं और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, ये इनका परव्यू क्या है, कब कब लोगों को इनकी हेल्प लेनी चाहिए, जाना चाहिए?
बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने पूनम। देखो, मैं यूएस में मेरी बहुत सारी फैमिली है और मैं देखती हूँ कि मेरे घर में सारे नॉर्मल है, कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन नहीं है। लेकिन बहुत कुछ लोग ले रहे हैं काउंसलिंग। जनरल लाइफ के लिए भी काउंसलिंग आप ले सकते हो। मुझे राइट। काफी लोग ऐसे बच्चे पता है जो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिंगिंग के फील्ड में है, बहुत प्रोफेशनली एल्बम्स निकाली हुई है, लेकिन फिर भी वो काउंसलिंग ले रहे हैं टू परफॉर्म बेटर। कहीं ना कहीं देखो, हर एक का मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता है, हम इंसान हैं, हम रोबोट नहीं है। राइट। तो हमारा अचीवर्स है, जो एथलीट्स है, इन्हें तो स्पेशल एनर्जी चाहिए है मेंटल। तो ये लोग भी काउंसलिंग लेते हैं। स्पोर्ट्स काउंसलर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि डिप्रेशन है, स्किजोफ्रेनिया है, ओसीडीसी है, ऐसे टिपिकल जो मेंटल डिसऑर्डर्स है उसके लिए काउंसलिंग लेना जरूरी है। हम लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, अपने आप को पुश करना चाहते हैं, उसके लिए भी लोग काउंसलर के पास जाते हैं। कभी लाइफ में डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है, कभी रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ है, माँ बेटा है, या किसी के साथ ऑफिस में प्रॉब्लम है, कहीं बहुत ज्यादा हम नो नहीं कह पाते, असर्टिवनेस नहीं है, तो लोग इसके लिए भी काउंसलर के पास जाते हैं कि टेल मी हाउ आई कैन बिल्ड माई स्किल्स। राइट। राइट। तो जरूरी नहीं है कि हम मेंटल इश्यूज या डिसऑर्डर्स को लेके जाए, हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए भी। अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि लोग काउंसलिंग लेते हैं जस्ट बिकॉज आई वांट टू परफॉर्म बेटर। ओके। राइट। जी बिल्कुल दोस्तों। और ये देखिए, जैसे कि आप अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो इसी तरह तो ये भी तो मेरे ही शरीर का हिस्सा है ना। मेरे थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, ये भी तो मेरे ही अपने हैं। तो इनको क्यों निग्लेक्ट हम इतना करते हैं? तो जैसा कि डॉक्टर रोजीना ने कहा, तो अपने आप को, जरूरी नहीं है कि आपको एक क्लिनिकल कंडीशन हो तभी आपको एक थेरेपिस्ट के पास, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। इसको मेंटल डिटॉक्स की तरह लीजिए ना। डॉक्टर रजीना, मैं बहुत बार ऐसा कहती हूँ, जैसे आप फेस के ऊपर से फेशियल कराने जाते हैं ना, तो ये मेरा टेक है तो दोस्तों, कि भाई जैसे आप फेस के ऊपर जब जाते हो फेशियल कराने के लिए, गोल्ड फेशियल, फ्रूट फेशियल और डेड स्किन रिमूव कराते हैं, इसी तरह जाइए थेरेपिस्ट के पास। और अपनी जो डेड थॉट्स हैं, इतनी सारी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज इकट्ठी हो रही हैं, अभी जेलसी इकट्ठी हो रही है, कहीं पर कंपटीशन इकट्ठा हो रहा है, कहीं फियर जमा हो रहा है, राइट, कहीं पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, तो वो जाके लो सेल्फ एस्टीम, इजंट इट, आप जाइए, बात कीजिए, साइकोलॉजिस्ट से बात कीजिए, थेरेपिस्ट से बात कीजिए, एंड गेट योर डेड एनर्जी आउट एंड रिजुविनेट, और खड़े होइए और फिर सक्सेस के रास्ते पे चलिए। तो देखिए कितना हल्का फुल्का और मजा आएगा। व्हाट डू यू हैव टू से टू दिस मैम? बहुत अच्छे से आपने बताया कि आप ये जस्ट डिटॉक्स करने आपको जाना है। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, उसको क्लियर करना जरूरी है। एक रूम है, फुल ऑफ कपड़े भरे हैं, कचरा पड़ा है, आपको मजा नहीं आएगा रूम में। राइट। आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो ये हो गया फिजिकल रूम की बात। हमारा माइंड भी तो एक रूम की तरह है, जहां हमने बहुत सारा कचरा जमा किया हुआ है। हम खुद ही इतना क्लटर्ड कहते हैं, जिसे क्लटर्ड है। तो वो क्लटर्ड को क्लीन करने के लिए हमें एक सपोर्ट सिस्टम रहता है। अगर काउंसलर के पास हम जाते हैं, हमें थिंकिंग प्रोसेस को, डिसीजन मेकिंग को के लिए ये हेल्प करता है, और उनके पास सिस्टमैटिक वे है जिसे वो कर सकते हैं। और जैसे ब्यूटी ब्यूटी पार्लर हम जाते हैं, वैसे हम, जैसे मैम ने बताया, वैसे हम ये कर सकते हैं। और क्या होता है कि जब हमें थोड़ा सा सपोर्ट लगता है तो 2 3 4 सिटिंग में हमारा काम हो जाता है। बहुत लॉन्ग टर्म थेरेपी हमें लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है कि वो थेरेपिस्ट के सेंटर में जाना, वहां जाना, अंदर जाना और निकलना, ये दो चीजें ना बड़ी डिफिकल्ट हो जाती। किसी ने मुझे देख लिया तो वहां एंटर होते हुए या वहां से निकलते हुए, तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, तो ये सोचकर नहीं जाते हैं। तो मैं तो यहाँ तक भी कहूंगी कि आपके घर में ही कोई आपके मेंटोर है, घर में कोई है जो, जिसको आप रोल मॉडल समझते हैं, उससे आप बातचीत कीजिए। प्रॉब्लम क्या है कि हम बात ही नहीं करते,
हमारा कुछ मेंटल ब्लॉक है तो हम बात नहीं करना चाहते। तो आप बात कीजिए, आपके अराउंड में बहुत सारे थेरेपिस्ट है, आपके मामा चाचा हो सकते हैं, आपके मेंटोर्स टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और अगर आपको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में, थोड़ा प्रोफेशनल वे में चाहिए तो आप थेरेपिस्ट के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, और 2 3 4 सिटिंग में अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और एंड देन यू कैन परफॉर्म बेटर, यू कैन परफॉर्म 10x। आप जो आज 2x पे काम कर रहे हो आप 10x पे काम कर सकते हो, तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। कुछ तो लोग कहेंगे जब आपको देखेंगे वो कि 10x काम कर रहे हो, तब वो ये भी कहेंगे कि यार पता नहीं उसने कहीं से लग्गा लगाया होगा। हो सकता है कुछ तो लोग कहेंगे। जब लोगों की बात सुनते रहेंगे हम, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वाह वाह, क्या बात है, कुछ तो लोग कहेंगे। और 10x, एक 10x और एक TEDx स्पीकर आपको ये बात कह रहे हैं दोस्तों, तो उनकी बात में तो बिल्कुल दम है। तो से ऊपर उठिए। और अब तो ऑनलाइन आप, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को जाने में दिक्कत है, कोई देख ना ले, तो आप अपने, सबके पास मोबाइल्स हैं एंड इंटरनेट कनेक्शंस हैं। यूज योर, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, अपने खुद को प्रायोरिटी दीजिए और आगे बढ़िए। Dr. Rosina, what are some practical strategies or coping mechanisms you recommend for managing stress and maintaining mental wellness in today's fast-paced life? इतनी भाग दौड़ की जिंदगी हो गई है। अगेन वेरी लवली क्वेश्चन। बट वो क्वेश्चन के पहले, मैं पहले वाला क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगी कि ऑनलाइन काउंसलिंग, पैंडेमिक के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है। तो आपको अगर जाना भी नहीं, देखो वो तो किसी को नहीं पता चलेगा, तो आप और आपके थेरेपी स्क्रीन पे बात कर सकते हैं। तो ये आप करो, ये नेसेसरी है, राइट। अब आते हैं कि व्हाट आर द इजी वेज हाउ यू कैन हील योरसेल्फ। क्या हम खुद को कैसे, खुद को सेल्फ हीलिंग कैसे कर सकते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 2 3 चीजें बताऊंगी जो मैंने की है और मैं रिकमेंड करती हूँ, हाईली रिकमेंड करती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेथ, योर ब्रेथ। सिंपल, आप ब्रीदिंग आपकी ठीक करो, आपको देखो कितना अच्छा लगेगा। तो डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट, हम डीप ब्रेथ नहीं करते हैं, बस ये एक सिंपल चीज है। फिर उसके आगे आता है जैसे प्राणायाम में कुछ कुछ चीजें होती है, अनुलोम विलोम विलोम और कपाल भारती, और ये चीजें भ्रामरी, फॉर एग्जाम्पल भ्रामरी सो सूदिंग। तो ये सारी चीजें, नंबर 1 ब्रीथ, ब्रीदिंग या ब्रेथ वर्क जिसको हम कहेंगे। नंबर 2, आपको कार्डियो करना है। कार्डियो इन द सेंस जहाँ हार्ट बीट बढ़ती है। जरूरी नहीं आप जिम में जाए या कुछ करे, आप थोड़ा सा दौड़ लगा लो, घर में म्यूजिक चालू करके डांस कर लो, या स्पोर्ट्स में कुछ कर लो, एनीथिंग जहाँ आपकी हार्ट बीट बढ़ती है। मैं स्टूडेंट्स को स्पेशली ये एडवाइस करती हूँ क्योंकि एग्जाम के वक्त बहुत स्ट्रेस होता है। तो 1 घंटा हो गया, आप अपनी किताब बंद कर 10 मिनट के लिए म्यूजिक लगाइए, जहां है रूम में वहीं पे, या बाहर निकल के थोड़ा सा कूदो, बस कूद लो। डांस कोई देख नहीं रहा है आपको, डांस कर लो, अच्छा सा बॉलीवुड नंबर लगा और डांस कर लो। दिस अप्लाइज टू एवरीबडी, इवन विमेन। औरतों के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि बहुत स्ट्रेस होता है, देखो मल्टीटास्किंग करना है, बहुत स्ट्रेस है। तो बस म्यूजिक लगा दो, डांस डांस करना है, हाथ पैर हिलाना है, बस आप कर लो। और आपको देखो कितना अच्छा लगेगा। सो क्योंकि ऑक्सीजन पंप होता है, राइट, क्योंकि ये एंडोर्फिन रिलीज होता है, तो उससे हमें अच्छा लगता है। और फ्रेश एयर, स्पेशली डिप्रेशन में फ्रेश एयर का अपना बहुत महत्व है। तो हम रूम में बैठे हैं, हमें इच्छा नहीं होती है, जस्ट स्ट्रोल, आप बाहर जाओ, वॉक करो, सिंपल वॉक फ्रेश एयर में। जब आप वापस आओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो डिप्रेशन के लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो ये सिंपल चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ टेक्निक्स है जैसे EFT, जो टैपिंग होता है, ये टैपिंग, ये आप गूगल कर सकते हो और आपको मिलेगा, यूट्यूब पे काफी वीडियोस है, या होपोनोपो, ये अफर्मेशंस, या ये जो टैपिंग वाला होता है, दिस आर वेरी वेरी सिंपल थिंग जो आप खुद से कर सकते हो। आप खुद से कर सकते हो, आपको कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे वीडियो देखो और कर लो। सिट डाउन, काम डाउन, रिलैक्स, ब्रीथ, थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करो, वर्कआउट इन द सेंस कि थोड़ा ऑक्सीजन वाला, कार्डियो वाला कर लो, दौड़ना भागना, एंड देन सिट डाउन एंड रिलैक्स, एंड दिस वर्क्स लाइक एनीथिंग। इसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमें लगता है क्या, या हम हमारे रेस में, जी अभी बहुत सारा रेस और कंपटीशन है, वहां हमें वक्त ही नहीं मिलता। तो दिस आर लाइक 10 15 मिनट्स थिंग्स, एंड यू विल फील सो गुड। अगेन 10x वाली बात है ये, 10x जी परफॉर्म कर जी। सकते हो आप। बॉलीवुड डांस तो आई बिलीव सबको ही पसंद होगा,
तो आप अगर कोई स्पेशल लाइक स्पेशलाइज, स्पेशली मुझे बहुत पसंद है, तो अच्छा अपना म्यूजिक लगा लीजिए और पर कुछ अच्छा सा मूड करता है मैम। मीठा खाने का भी फिर बहुत ऐसे क्रेविंग हो रहा होता है, तो मीठा खाने से मूड क्यों अपलिफ्ट होता है, वो इतना अच्छा लगता है। मीठा खाना मुझे भी पसंद है, लेकिन मीठे में हेल्दी ऑप्शंस आप ले लीजिए। ये थोड़ा सा हम्म, डाइट एंड न्यूट्रिशन की तरफ जा रहा है आंसर, और मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं करती हूँ, ये मैं बताती हूँ। मुझे जी चॉकलेट का भी शौक है, तो आई ईट डार्क चॉकलेट। ओके सो ओके। डार्क चॉकलेट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो जो क्रेविंग को हम कैसे हेल्दी चीजों में डाइवर्ट कर सकते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं साइकोलॉजी वाली है वो कहूंगी, वो है इमोशनल ईटिंग। तो कहाँ हम एक्चुअली भूख लगी है या नीड है, रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, वहां हम खा रहे हैं, या हम इमोशन की वजह से खा रहे हैं। गुस्सा है, खा लिया। चिड़चिड़ है, खा लिया। बहुत खुश है, खा लिया। राइट। पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, वैसे खाने वाले को खाने का बहाना चाहिए। कोई ना कोई बहाना हम ढूंढ लेते हैं, और हम फिर खाते हैं। और जब हम खाते हैं तो मीठे पे हम कूदते हैं, वी बिंज ऑन ऑन स्वीट्स। सो इंस्टेंट आप पहले प्रोटीन खा लो, वेजिटेबल्स खा लो। तो ऐसी अगर प्रोटीन का इंटेक इनफ नहीं है, तो हमें ज्यादा क्रेविंग आएगी स्वीट की। तो ये मेरे नॉलेज के हिसाब से बता रही हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इमोशनल ईटिंग डेफिनेटली मैं कहूंगी, पहले अपने इमोशंस को चेक करें। बहुत बार पानी पीना है, प्यास लगी है, लेकिन हम खा लेते हैं। तो जस्ट चेक दिस 2-3 थिंग्स। इमोशन स्पेशली आप चेक कीजिए कि मैं इमोशनल ईटिंग तो नहीं कर रही हूँ। डू आई रियली नीड टू ईट? सो ये एक चेक पॉइंट है। थैंक यू सो मच मैम। ये आउट ऑफ ब्लू स्पॉन्टेनियसली निकल आया था, बिकॉज आई एम अ वेरी बिग मीठा लवर। तो जब मैं बड़े सेम। अच्छे मूड में होती हूँ तो भी मुझे कुछ मीठा चाहिए, और जब मैं कुछ खराब मूड में हूँ तो भी मुझे कुछ मीठा चाहिए। वही पीने वाले को यू नो खुशी में और गम में मीठा चाहिए। दैट वाज द थिंग। एंड ऑफ कोर्स हमारे बहुत सारे व्यूअर्स और हमारे लिसनर्स भी इससे आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि बिंज ईटिंग को अवॉइड कीजिए। मूड अपलिफ्ट करने के लिए डेफिनेटली आप गुड हेल्दी ऑप्शंस को चूज कीजिए, हेल्दी डाइट को चूज कीजिए, वॉक्स को चूज कीजिए, ब्रीदिंग प्रॉपर रखिए। अपने आप को जितना खुश रख सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि अपने आप को ट्राई कीजिए। देखिए ना, दुखी करने के लिए तो जमाना बैठा है, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुश होने की तो हमें ही लेनी पड़ेगी ना। हमें हमारे दर्द की दवा खुद निकालनी होगी। खुद निकालनी है। और हमारा, और देखिए जब आप अपनी दवा खुद निकालेंगे तो बॉडी भी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो अपने आप को खुश रखना उसको आ जाएगा। सपोर्ट करेगी। Because they say वो that, सपोर्ट करेगी आपका। आपने मन बना लिया, आपकी बॉडी भी आपको सपोर्ट करेगी। जी। एंड डॉक्टर रोजीना, जैसा कि कहते हैं इट्स ऑल इन द माइंड, इस स्टेटमेंट से आप कितना एग्री करेंगी दैट इट्स ऑल इन द माइंड? देखो, मन अच्छा नहीं है अगर मेरा, तो मैं खाना भी पका रही हूँ, सिंपल कोई भी चीज कर रही हूँ, मेरा मन नहीं लगेगा। या मैं मल्टीनेशनल कंपनी में एक प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं है, मेरी फीलिंग अच्छी नहीं है। सो पहला हमें थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर, ये कनेक्टेड है। थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। अगर थॉट्स आर नॉट गुड, फीलिंग वोंट बी गुड, एंड बिहेवियर विल बी अफेक्टेड, परफॉर्मेंस विल बी अफेक्टेड। सो जब हम अच्छा सोचने लगते हैं, कभी कभी हमें जबरदस्ती सोचना पड़ता है अच्छा, जैसे अफर्मेशन होते हैं या मैनिफेस्टेशन होता है, वहां हम मॉर्निंग उठकर, लाइक देर आर मेनी मेनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं, सुबह उठकर वो मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। मैंने अभी अभी ये शुरू किया है। मैं भी पहले मोबाइल देखती थी, अभी क्योंकि मैं खुद सिखाती हूँ कि हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल, तो अभी मैंने 1 घंटा आई गिव इट टू माई सेल्फ, माई हेल्थ, माई मेंटल हेल्थ। तो अफर्मेशंस है, ऑटो सजेशंस जिसको कहते हैं। तो वी टॉक टू आवरसेल्फ एंड से दैट आई एम डूइंग गुड। ऑलरेडी जो हम अचीव कर चुके हैं उसकी करने वाले हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि मैं कर चुकी हूँ। हाँ, अच्छा। say I am Mrs. World, for example. Yeah, I am like reaching to 1 million parents. I've हम्म, reached 1 million parents. ये affirmations हमारे माइंड पे काम करते हैं, एंड फाइनली वी काइंड ऑफ मूव इन दैट पार्ट। एक्शन भी जरूरी है, ऐसे नहीं खाली सोचने से होगा। तो लेकिन एक पॉजिटिविटी से, पॉजिटिव माइंड से हम शुरुआत करते हैं। तो ये मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन का अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक मैम, थोड़ा और इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये बातें तो एफर्मेशंस, पॉजिटिव माइंडसेट की बात करते हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कोई जो हमारा व्यूअर अभी देख रहा है और एक
मान लीजिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहा है, तो वो अपने डेली के रूटीन में किस तरह से एफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशंस को ये इंक्लूड करे, और क्या वो बेबी स्टेप्स ले, उसके बारे में थोड़ा गाइड करें प्लीज। तो पूनम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। अगेन आई वुड से कि अगर मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे लिए पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। नेगेटिविटी इतनी ज्यादा आता है क्योंकि केमिकली इम्बैलेंस है, केमिकल इम्बैलेंस है, बहुत मुश्किल जाएगा, राइट। तो अगर बहुत सिवियर डिप्रेशन है या कोई कंडीशन है मेंटल डिसऑर्डर की, पहले उसे मेडिसिन से ट्रीट करना होगा। बहुत सारे लोग है ना समझते हैं कि नहीं, मुझे मेडिसिन नहीं लेना है, लेकिन आप अगर जाते हो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास और कहा जाता है कि यहाँ पर मेडिसिन लेना जरूरी है, तो वहां आप कुछ टाइम के लिए मेडिसिन ले सकते हो, क्योंकि सिवियर डिप्रेशन से बाहर आने के लिए मेडिसिन जरूरी है। एक बार आप वो ग्राउंड पे आ गए, देखो आप अंडरग्राउंड हो, आप माइनस में हो, आपको पहले ग्राउंड पे आना पड़ेगा, देन यू विल स्टार्ट वॉकिंग, राइट। सो वो उससे बाहर निकलने के बाद में देन देर आर वेज ऑफ मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन और अफर्मेशन। सो बहुत सारे अफर्मेशन, आपको क्या गोल है आपके, उसके हिसाब से आप लिखना होगा। ये अफर्मेशंस या मैनिफेस्टेशंस आप लिखते हो, it is in sentence form. It says that I have achieved it already, and then you work towards it. So ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, काफी लोग उसमें बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन जो बिलीव करते हैं वो लिखते हैं एवरी डे। और देर आर मेनी मेनी टेस्टिमोनियल्स विच सेज दैट या वी मैनिफेस्टेड दिस एंड दिस हैपेंड। हमें भी कभी कभी लगता है डेजा वो, कि मैंने सोचा था और ये हो गया। तो कहीं ना कहीं वो माइंड में आना पड़ेगा ना, पहले तो वो दिमाग में आना पड़ेगा, फिर उसको रिपीटेडली हमें बोलना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, एंड तब जाके हम वो चीज को अचीव कर पाएंगे। ओके, तो आपने जो ये मैनिफेस्ट आपने किया, इसको प्रैक्टिस किया, जो द यू वन अ ब्यूटी पेजेंट एंड यू वेंट इंटरनेशनल। ऑनेस्टली मैंने ऐसा सोचा नहीं था इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे कुछ करूंगी, राइट। तो मैं जब खुद को मैंने देखा कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, बहुत वेट बढ़ गया है और मेरा चेहरे का पूरा रौनक चली गई है, क्योंकि डिप्रेशन, मेनोपॉज एंड बहुत सारा काम, ये तीनों चीज मिला के मैंने खुद की तरफ ध्यान नहीं दिया था। और मुझे एड्स दिखने लगी, ब्यूटी पेजेंट्स की फेसबुक पे एड दिखने लगी, तो मैंने सोचा ये क्यों दिख रही है मुझे, बहुत सारी एड दिख रही थी, फिर मैंने सोचा ओके लेट मी ट्राई। तो इस तरह से मैं गई ऑनेस्टली। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे ये ऑलवेज रहा है कि I should look good. I should represent myself in a good manner, good way. I was always like advocate of women groomed themselves. Women ने खुद को अच्छे से ग्रूम करके रखना चाहिए, ये मेरा हमेशा ही बोलना था। कॉलेजेस में जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, मेरे क्लास में, मेरे केबिन में टीचर्स आती है, फैकल्टी मेंबर्स, दे कम एंड सी कि मैंने क्या पहना है, मैंने क्या एक्सेसरीज पहनी है, मैं कैसी दिख रही हूँ। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे लिए। जरूरी नहीं है, एक्चुअली जरूरी नहीं है, अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो लोगों की लाइफ में, वैल्यू दे रहे हो, जरूरी नहीं है। एक फैकल्टी, एक टीचर के लिए वक्त भी नहीं होता है इतना, जितना कोशिश हो सकती है अपने आप को ग्रूम्ड रखे। तो ये ऑलवेज था, इसलिए शायद मुझे वो एड्स दिखी, मैं उसमें गई, मैंने मेहनत की, लेकिन आई एम सुपर पॉजिटिव। मैं कुछ भी करती हूँ, मैंने हार्डवर्क भी बहुत करती हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है ब्यूटी पैजेंट के लिए भी। खाली अफर्मेशंस या मैनिफेस्टेशन से नहीं होगा, आपको बहुत उसमें जान लगानी होगी, 100% कमिटेड होना पड़ेगा, तब जाके ओके होता मैम, किस तरह की मेहनत होती है? मुझे लग रहा है मैं भी अट्रैक्ट कर रही हूँ। आई एम है। टॉकिंग टू यू, यूनिवर्स का कोई सिग्नल होगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ऐसी मेहनत में तो मैं, हमारे बूट कैंप्स होते थे, तो जो टीआईजीपी से मैंने किया, हमारे बूट कैंप्स होते थे, तो हमें 6-7 घंटे तक हील्स पहन के हमें प्रैक्टिस होती थी हमारी। और उस वक्त मैं सिर्फ स्पोर्ट शूज पहनती थी, क्योंकि मेरा वेट गेन हो गया था, मैंने उसको उतार के फेंका धीरे 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 धीरे, और सभी को पेन होता था पैर में, क्योंकि 6-7 घंटे कंटिन्यूस हम हील पे वॉक कर रहे हैं। तो ये जो सारे बूट कैंप्स हैं, फिर मेकअप के लिए मैंने एटलीस्ट 2 आर्टिस्ट के पास मेकअप प्रॉपरली सीखा, एंड ये सारा चीज यानी कॉस्ट्यूम्स, गाउन्स पहली बार पहने। तो ये सारी चीजें, यानी आप जाओ करो, तो ये मेहनत, ये है, वक्त लगेगा इसमें। मैंने ब्रेक लिया थोड़ा सा और ये सारा चीज किया। तो और फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, क्वेश्चन आंसर्स के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि ऑलरेडी आई वाज गुड एट इट, तो मैंने वहां प्रिपेयर नहीं किया, मैंने खुद का फिटनेस, या तो 1 घंटा मैं जिम में, 1 से 1.5 घंटा मैं जिम में जाती थी। रीजन कि वेट लूज करना था, प्लस बोन स्ट्रेंथ के लिए।
मसल्स के लिए जरूरी था, यानी ऑस्टियोपेरोसिस। मुझे फ्रोजन शोल्डर था, आई टेल यू दिस, या कोविड में मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया, मेरा हाथ नहीं उठता था। तो उसके लिए भी मुझे जरूरी है, क्योंकि बोन्स, विमेन स्पेशली, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट। आपके बोन हेल्थ, आपके पोस्चर के लिए आपको वेट ट्रेनिंग जरूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो ये देखो, जिम में 1.5 घंटा एवरीडे डालना, जाना आना मिलाकर 2 घंटा होता था। तो अमाउंट ऑफ टाइम आई हैव स्पेंड एंड एफर्ट्स आई हैव टेकन, मैंने 11 किलो ऑलमोस्ट लूज किया। तो ये सारी मेहनत वाली बात है। सक्सेस मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, मैम मिल जाएगी क्या? नहीं, एक्शन जरूरी है ऑफ कोर्स। अगर ऐसा इतना आसान होता तो लोग दिन भर बैठ के सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही करते, जी। राइट? तो सिर्फ अफर्मेशन ही पढ़ते, क्योंकि ऐसे ही मिल जाएगा, राइट? एक राइट, इसके अराउंड जोक था कि भगवान के पास कोई प्रार्थना करता है कि भाई मुझे भगवान ये दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। तो बहुत सारे जो फरिश्ते होते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि आप भगवान दे दीजिए, तो कितना गिड़गिड़ा रहा है। तो भगवान कहता है लॉटरी लॉटरी लगा दे मेरी, ऐसे वो भक्त कहता है लॉटरी लगा दे, लॉटरी लॉटरी लगा दे। तो भगवान कहते हैं उन्हें कि भाई उसे लॉटरी का टिकट तो खरीदने दो, टिकट खरीदेगा तो मैं लगाऊंगे ना। तो यस, दिस इज द थिंग कि भाई हमें कुछ नहीं करना, भगवान आप दे दो, तो नहीं होगा। भगवान दे। हाँ। तो दोस्तों, टिकट खरीदिए और लॉटरी जरूर लगेगी। टेक योर एक्शंस। एंड कहने का मतलब ये है जो डॉक्टर रोजीना बता रहे हैं कि जब आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव एफर्मेशन लिखेंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे और लिखने के साथ साथ एक्शन लेने के लिए भी, तपने के लिए भी तैयार हैं। वो कहते हैं ना, तप तप के सोना निखरता है। तो अपने आप को तपाने के लिए भी तैयार हैं, धूप में, गर्मी में। तो सक्सेस, जिसको दुनियावी रूप में हम सक्सेस देखते हैं, सक्सेसफुल देखते हैं कि ये लोगों ने नाम कमाया, शोहरत कमाई, उसके पीछे बहुत 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 मेहनत भी लगी हुई है मेरे यार। उस मेहनत के लिए तैयार हो जा, खड़ा हो जा, और फिर देख कहाँ लेके चलेगी आपको। वो कहते हैं ना, जो लोग किस्मत में यकीन करते हैं, आपकी खुद की किस्मत। इजंट इट मैम? टोटली, टोटली। मैम, बच्चों के साथ बहुत आप काम कर रहे हैं, यू नो। सो आई हैपन टू, आई वाज वर्किंग, जो हम ये बात कर रहे हैं, आई हैपन टू बी इन अ बोर्डिंग स्कूल। आई वाज देयर इन द हिल्स फॉर सम इयर्स। एंड जो आप बात कर रहे हैं, तो बच्चों को बड़ा सपना होता है कि बॉलीवुड जाना है, हीरो बनना है, फेमस होना है। आप ने ऑलरेडी बताया है कि अपनी जर्नी की कितना मेहनत है। मैं अपने स्कूल का एग्जांपल दे रही थी, वहां पर एक मूवी का शूटिंग हुआ, धमा प्रोडक्शंस का। can't tell the name of the movie, but then the Bollywood actors and everybody came, and the way I saw, oh my god, एक एक सीन का इतना ज्यादा रीटेक हो रहा था, इतना बार उनको मतलब प्रैक्टिस करना पड़ रहा था। इट इज सो मच ऑफ हार्ड वर्क। सो क्या मैसेज आप आजकल के बच्चों के लिए देना चाहेंगे थ्रू योर एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री? देखो, ये बहुत सिंपल आंसर नहीं है। इसका थोड़ा सा डिटेल आंसर ऐसा होगा कि आपका पोटेंशियल क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है। एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट दोनों चीज देखना होगा। पेरेंट्स, स्पेशली मैं पेरेंट्स को ये कहती हूँ कि ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब से इतना पैसा कमाया है कि जो आप अपनी लाइफ में नहीं कमाए हो कभी, राइट? या बच्चे वो बहुत साल के करियर में नहीं कमा पाएंगे। ऐसे गेमिंग में कमाया है बच्चों ने, एक्टिंग में। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट फील्ड्स है। अंडरस्टैंड वन थिंग, ये डिफिकल्ट फील्ड्स है। इजी तो ये होता है कि इंजीनियर बनो और अपना जॉब मल्टीनेशनल कंपनी में ले लो, डॉक्टर बनो, डॉक्टर भी आसान नहीं है दो, या आर्किटेक्ट बनो, ये प्रोफेशनल एजुकेशन वाले फील्ड्स है। और ये है आर्ट्स वाले फील्ड। तो अगर एक्टिंग करना है, गेमिंग में जाना है, ये सारा आर्ट्स वाला ऑफ बीट करियर्स है। लेकिन ये डिफिकल्ट करियर्स है। तो आपका करियर पाथ आपको कैसे दिख रहा है? बच्चों को डिफिकल्ट होता है पेरेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, पेरेंट को डिफिकल्ट होता है, इनसिक्योरिटी होती है कि क्या होगा, ना पढ़ाई नहीं करेगा क्या होगा। तो ये एक बहुत डिटेल डिस्कशन है। लेकिन करियर्स आजकल इतने सारे हैं जो आर्ट्स में या ऑफ बीट करियर्स है, जहां पे लोगों ने, बच्चों ने सक्सेस पाया है। तो अगर वो क्लियर है अपने माइंड में,
तो वो उसमें जा सकता है। मेरा खुद का बेटा फिल्म मेकिंग में है और राइटर डायरेक्टर है। वाह, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं बच्चों, पेरेंट्स, आपके बच्चे के लिए। वो कहते हैं, एक ही सवाल में ये पूछूंगी कि बच्चों की किस तरह की सिचुएशंस आप देखती हैं कि वो आजकल के बच्चे इमोशन से रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड, कि क्या कारण है उनके जीवन में स्ट्रेस का, और पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए क्या आप एडवाइस करेंगे? इसको मैं दो हिस्सों में बांटूंगी। जी। एक तो ये है कि नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, और एक जब मेंटल इश्यूज या डिसऑर्डर्स होते हैं तो पेरेंट्स कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। अभी नॉर्मली क्या होता है कि टॉलरेंस लेवल कम हो गया है। आज की दुनिया में टॉलरेंस कम है, राइट। सभी को बहुत कुछ अचीव करना है, एक्सपेक्टेशन स्काई रॉकेटिंग है कि मेरे बच्चे से मुझे इतनी सारी चीजें चाहिए। पहले 8-10 बच्चे होते थे, पता नहीं चलता था, जॉइंट फैमिली में बड़े हो जाते थे। आजकल एक या दो बच्चों में ऐसे लगता है कि ओ माय गॉड, राइट। हाँ। डिफिकल्ट पेरेंट के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। सिंगल फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है। पहले अगर माँ ने डांटा या बाप ने डांटा तो बहुत सारे लोग थे जो देख लेते थे, तो जो प्यार का कोटा पूरा हो जाता था। आज बच्चा अकेला हो गया है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम इमोशनली उसके इमोशंस को हम समझे। बहुत जरूरी है। इतना एंगर इश्यूज है, सुसाइडल है, कितने बच्चे सुसाइड करते हैं। हमने एजुकेशन को बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया है। कितने सारे फेलियर्स है जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ, एलॉन मस्क, आप बिल गेट्स, अब देख लो कितने स्कूल ड्रॉप आउट्स है। तो लेकिन हमने एजुकेशन को इतना बड़ा बना दिया है कि हम बहुत पीछे पड़ जाते हैं बच्चों के। तो ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है कि अगर हमने एक बच्चे को जन्म दिया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फाइनेंशियली और इमोशनली प्रोवाइड करें। अब फाइनेंशियली हम कर देते हैं, इमोशनली हम, वो नेग्लेक्ट हो जाता है क्योंकि हम भी बिजी है। पहले पापा कमाते थे, अभी मम्मी पापा दोनों काम करते हैं, राइट। तो रोल चेंज हो गया है, तो मम्मी पापा में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ये सारी चीजों का इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है। हर एक चीजों का, पेरेंटिंग का मेरा प्रोग्राम है जो बहुत डिटेल में और स्ट्रक्चर्ड वे में मैं बताती हूँ कि कैसे आप अपने बच्चों को एक तो उसका इमोशनली प्रोवाइड कर सकते हो ताकि वो मेंटल हेल्थ इश्यूज या डिप्रेशन में न जाए या लो फीलिंग ना करे, और साथ ही वो कैसे अचीवर बने, लीडर बने। तो ये दोनों एंड्स को मैं बात करती हूँ। एक तो ये बात हो गई। अब जब जहाँ और चीज क्या है कि आज इतना रेस और कंपटीशन है ना कि बच्चा उसमें गुम हो जाता है, बुलिंग होती है, बहुत परेशान हो जाता है, राइट। तो हम पेरेंट एंकर है, उनके एंकर है। शिप डाल दो आप समंदर में, लेकिन एंकर स्ट्रांग रहेगा तो कुछ नहीं होगा उससे, राइट। तो ये वैल्यूज की हम बात करते हैं, तो ये जरूरी है, पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बात ये हो गई। अभी जब मेंटल डिसऑर्डर जैसे ओसीडी, मैंने काफी बच्चों को देखा, ओसीडी ज्यादा समझ में आया पैंडेमिक के बाद, एग्रीवेट हो गया, राइट। तो यहाँ पेरेंट्स का ये बहुत जरूरत है कि एक्सेप्ट करें ऑटिज्म है। हमें बहुत तकलीफ होती है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है। ऐसे पेरेंट्स को लगता है कि यार मेरे साथ क्यों, मेरा ही बच्चा ऐसा क्यों, राइट। तो एक्सेप्टेंस बहुत डिफिकल्ट होता है। नंबर वन, एक्सेप्ट करो, उन्हें गले लगा लो क्योंकि वो आपका बच्चा है, और आप ही उनका सेफ्टी नेट हो या सब कुछ आप हो। बच्चे के लिए पेरेंट एवरीथिंग इज एवरीथिंग। तो उसे गले लगा लो। शायद दुनिया में उसको इतना एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, लेकिन पेरेंट, यू आर द पीपल जो उसे गले लगा के एक्सेप्ट करो, नंबर वन। फिर टेक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर हेल्प लो उसके लिए, उसको ट्रीटमेंट के लिए। ये बहुत बहुत जरूरी है। तो बस ये दो मैसेजेस है पेरेंट्स के लिए। डिसिप्लिन जरूरी है। हम डर जाते हैं कभी कभी कि हम बच्चों को कैसे डांटे, राइट। तो हम फ्रीडम ही फ्रीडम रहता है, तो वो जो बिटवीन डिसिप्लिन और लव के बीच में जो एक बैलेंस होना चाहिए वो बहुत जरूरी है। तो ये बस मैं शॉर्ट में इतना कहना चाहूंगी। जी 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 मैम, बहुत बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी। और ये जो आपने गले लगाने वाली बात कही ना, कि अपने बच्चे को गले लगा दो, बच्चा कहाँ जाएगा? फाइनेंशियल, सिर्फ पैसा देकर और बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाकर और एक अच्छी सब कुछ अच्छा अच्छा प्रोवाइड करा के फाइनेंशियली, कई बार हम सोच लेते हैं कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी। पर मेरे दोस्त, जैसा कि डॉक्टर रोजीना ने कहा, वो प्यार जो बच्चे को आप दे सकते हैं वो आप ही दे सकते हैं। फिर तभी वो बच्चा भटकता है जब वो प्यार घर से नहीं मिलता और वो बाहर ढूंढने लगता है। और बाहर वाला जो प्यार मिलता है वो कई बार प्यार नहीं होता। और
देयर आर सो मेनी मैम, ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स हैं दैट, एम आई करेक्ट, कि वो मतलब ये जो प्यार है ये इतना जरूरी क्यों है? हम बने हुए हैं इमोशंस को लेकर। इंसान बना है वो, ये सारी चीजें है उसमें, फ्लैश एंड ब्लड एंड बोन्स एंड एवरीथिंग, लेकिन वो प्यार से गाड़ी उसकी चलती है, रिकॉग्निशन से चलती है। 6 महीने का बच्चा आप देखोगे, और वो भी अटेंशन मांगता है, उसे भूख नहीं लगी, कुछ नहीं, वो रोता है, आप जाके उससे बात करो एंड ही इज फाइन। आप इशारे करो, ऐसे ऐसे करो, ही इज फाइन, ही इज लुकिंग फॉर अटेंशन, ही इज लुकिंग फॉर लव, ही इज लुकिंग फॉर केयर। और ये हमारी थ्रू आउट द लाइफ होता है। और ये अलग अलग लेवल पे हमें प्यार की जरूरत होती है। 2 बड़े माइलस्टोन होते हैं हर एक इंसान की लाइफ में, एक करियर होता है, दूसरा रिलेशनशिप यानी मैरिज होता है। ये दोनों के डेफिनेशन थोड़े थोड़े से चेंज होते हैं। करियर अभी बहुत अलग टाइप के करियर्स होते हैं, कन्वेंशनल स्टडीज नहीं है। रिलेशनशिप में अभी कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज भी चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीजें जरूर है, लेकिन हर एक मोड पे हमें लोगों की जरूरत है, लोगों के प्यार की जरूरत है, लोगों से बातचीत की जरूरत है। तो ये इंसान की जरूरत है। दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। मैं बिल्कुल इस पॉडकास्ट को वाइंड अप कर रही हूँ। मैम को थैंक यू बोलती हूँ दिल से कि मैम थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी खूबसूरत और इतनी हसीन बातें हमें बताई जो दिल को छुई और दिल के करीब रही। और प्यार के बारे में इतना खूबसूरत आपने कहा कि प्यार तो एक प्राइमरी नीड है, सबको इसकी जरूरत है, रिकॉग्निशन की जरूरत है। तो प्यार बांटते रहिए, लोगों को एक्नॉलेज करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोजीना हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपके कोई चलते चलते वाले, मैं हमेशा अपने रेडियो प्रोग्राम से भी बोलती हूँ कि आपके बाय बाय वाले, चलते चलते वाले, क्विक वाले कुछ मैसेजेस जो मैंने कवर नहीं किए, जो आप ऑडियंस से कहना चाहती हैं, प्लीज। बस प्यार करो लोगों से। लोगों को देखो, तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती है, प्यार किसे अच्छा नहीं लगता है। कुछ हमें मीठे 2 बोल ही बोलना है। जो बात आप डांट के, गुस्से से या नेगेटिव वे में बोल सकते हो, उसी को हम पॉजिटिव वे में बोल सकते हैं। एक छुरी है, उसको हम जान लेने के लिए भी यूज कर सकता है। अगर वो चोर के हाथ लग गई, अगर वो डॉक्टर के हाथ है, तो वो जान बचा लेगा, राइट। तो आपके शब्द लोगों को सपोर्ट और हेल्प और हील करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. Thank you to ABCD institutions for calling me. Thank you पूनम, it was really nice आपके साथ बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you.